नमस्ते, मैं हूं शिवम। मेरा खास कार्यक्रम पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। पार्लियामेंट में हल्ला गुल्ला चल रहा है। होम मिनिस्टर मणिपुर पर बमुश्किल बोलने के लिए तैयार हुए, चर्चा के लिए तैयार हुए, लेकिन विपक्ष ने कह दिया कि हम ऐसे चर्चा नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री को संसद में लाइए तब विपक्ष चर्चा करेगा। रात में धरना हुआ। ये सब तो आप देख रहे हैं, लेकिन शायद जो नहीं देख रहे हैं वो देखने की जरूरत है। मैं आज के कार्यक्रम में जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, निश्चित तौर पर वो चिंता की बात है। ये तमाशे, तामझाम और ताव दिखाने से कुछ नहीं होने वाला। समझना ये होगा कि मोदी की सरकार असल में कर क्या रही है। मैं एक घटना से अपनी बात शुरू कर रहा हूं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं। 14 जून की तारीख थी। दोपहर के लगभग 2 बजे का वक्त होगा, 2 बजे के आसपास का वक्त होगा। मणिपुर के इथम गांव में सेना की एक टुकड़ी पहुंचती है और यह गांव इम्फाल पूर्वी जिले में पड़ता है, इथम। सेना ने यहां पर मैतेई अलगाववादी समूह कांगलेही याओल कनवा लुप के 12 लोगों को अरेस्ट किया। इनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार किए गए लोगों में मोइरांग थेम थांबा भी शामिल था। यह वही शख्स है जिसने 2015 में घात लगाकर एक हमला किया और इसका एक कथित मास्टरमाइंड है। इस हमले में करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई थी उस वक्त। अब इस गांव में सेना की टुकड़ी जैसे ही पहुंची, 12 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही गांव से निकली तो करीब 1000 से ज्यादा औरतें और साथ में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने सैनिकों को घेर लिया। इन लोगों ने कमांडर से यह कहा कि पकड़े गए आतंकवादियों को छोड़ दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और इसके बाद सेना को वापस लौटना पड़ा खाली हाथ। बाद में सेना पीछे हट गई और एक ट्वीट सेना की तरफ से किया गया और इसमें लिखा गया कि औरतों के नेतृत्व वाली बड़ी गुस्साई भीड़ के खिलाफ ये गतिज बल के इस्तेमाल की संवेदनशीलता को और इस तरह की कार्रवाई के कारण संभावित हताहतों को ध्यान में रखते हुए सभी 12 कैडरों को स्थानीय नेता को सौंपने का एक विचारशील निर्णय लिया गया। यानी 12 लोगों को छोड़ दिया गया, बीजेपी विधायक को दे दिया गया। सेना ने इस ट्वीट में बीजेपी के नेता का लेकिन जिक्र नहीं किया। मैं यहां जो टिप्पणी कर रहा हूं उसके इतर उतर जाए बगैर एक और टिप्पणी आपके सामने करना चाहता हूं, एक और घटना का जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि इथम वाली घटना से लगभग 12 घंटे पहले उसी दिन एक दूसरी घटना हुई और इसमें सेना का दूसरा चेहरा दिखाई देता है। रात के करीब 2 बजे 50 राष्ट्रीय राइफल्स के सैनिकों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में 2 मस्जिदों पर हमला किया और स्थानीय मुअज्जिन और नमाजियों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के ट्वीट आए और उनका गुस्सा भी इसमें ट्वीट में दिखाई दिया। इसके बावजूद सेना ने आधिकारिक तौर पर घटना की पुष्टि या खंडन करने से इनकार कर दिया और यह कहा कि कोई ऐसी घटना नहीं है। यह स्वीकार करते हुए कि इसमें शामिल सैनिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना जरूरी होगा, जिससे हिंदुत्व विचारक और उनके राजनीतिक संरक्षक नाराज हो गए होंगे। इसके बजाय यूनिट के कमांडर ने ग्रामीणों से चुपचाप माफी मांगी और दोषी अधिकारी को इलाके से बाहर कर दिया गया। तो सवाल यह है कि मणिपुर में मानवीय चेहरे का जिक्र और कश्मीर में ऐसा नहीं, ये सब क्यों हुआ? सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फेलो सुशांत सिंह का एक लेख है, कारवां मैगजीन में ये पब्लिश हुआ और इसमें ये लिखते हैं कि बीजेपी अक्सर मानवीय लागत की परवाह किए बिना अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करती है और अब सेना भी उसमें शामिल होती दिख रही है या बीजेपी सरकार द्वारा की जा रही है। मणिपुर में जहां बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के साथ बने रहने का विकल्प चुना है, जिन्होंने खुद को बहुसंख्यक समुदाय के नेता में बदल लिया है, यानी मैतेइयों के नेता में बदल लिया है, सेना कुकी समुदाय पर निशाना साधने वाले मैतेई समूहों से निपटने के लिए सख्त रुख अपनाने के बजाय नरम रुख अपना रही है। अब कुछ उदाहरण और देख लीजिए जिससे कि चीजें आपको और समझ आएंगी। हाल के सालों में मेजर लीतुल गोगोई का एक मामला सामने आया था, जिन्होंने 2017 के लोकसभा चुनाव के दौरान, उपचुनाव के दौरान श्रीनगर में एक निर्दोष कश्मीरी व्यक्ति को अपनी जीप के बोनट में बांध दिया था और यह दावा करते हुए कि वो पत्थरबाजों को उनके काफिले को निशाना बनाने के बाद ये कर रहे थे, उससे रोकने का प्रयास कर रहे थे। यह मानवाधिकारों और सेना की मानक संचालन प्रक्रियाओं का उल्लंघन था। निश्चित तौर पर इसकी आलोचना भी हुई, खूब चर्चा भी हुई, लेकिन बीजेपी ने इसकी और उस वक्त के सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत, जो अब स्वर्गीय हो गए, उन्होंने इसकी सराहना की और इससे अभिनव कहा। कुछ हफ्ते बाद रावत ने व्यक्तिगत रूप से गोगोई को आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनके निरंतर प्रयासों के लिए प्रशस्ति पत्र भी दिया और उनको सम्मानित किया गया। एक स्थानीय लड़की के साथ एक होटल में जब चेकिंग के दौरान पुलिस ने उनको हिरासत में लिया, तब जाकर उनके ऊपर एक्शन लिया गया और आखिर में सेना को गोगोई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ी।
तो ये एक घटना है, इस तरह की और भी घटनाएं। हालांकि सेना की छवि को इससे काफी नुकसान हुआ था उस वक्त, और देश विदेश में इसकी बड़ी चर्चा हुई थी और उसकी नेतृत्व की प्राथमिकताएं भी स्पष्ट हो गई थी। इसके बाद फरवरी 2018 में विपिन रावत साहब ने यह दावा कर दिया कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट असम में बीजेपी की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है ये, क्योंकि पाकिस्तान और चीन क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए बांग्लादेशी प्रवासियों को पूर्वोत्तर में धकेल रहे हैं, उनका माइग्रेशन हो रहा है। इसके बाद दिसंबर 2019 में धर्म आधारित नागरिकता व्यवस्था स्थापित करने के मोदी सरकार के प्रयासों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच भी उन्होंने एक टिप्पणी की, उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों को अनुचित दिशाओं में ले जाया जा रहा है, यानी गलत दिशा में ले जाया जा रहा, गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा था। दोनों बयान सत्तारूढ़ दल और भाजपा के प्रवक्ताओं द्वारा अपनाई जा रही राजनीतिक लकीर के हिसाब से ही थे। इसी तरह आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर में जब नेटबंदी की गई और रावत ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया कि क्षेत्र में इस तरह की कोई बंदिश है भी। इसके बाद जब मई 2020 में रावत ने, जिन्हें भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था, उन्होंने 3 सेना प्रमुखों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। ये एक ऐतिहासिक घटना थी, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। कॉन्फ्रेंस केवल ये घोषणा करने के लिए थी कि सेना कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेगी, जिसमें फ्लाईपास्ट और बैंड डिस्प्ले शामिल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य टेलीविजन के लिए एक तस्वीर, एक हेडलाइन देना था और सरकार के लॉकडाउन के जो कुप्रबंधन था उसको बचाव करना था। जिस तरह से उन्होंने अपने प्रवासियों की मदद नहीं की, उनका ध्यान भटकाना था। इससे और ज़्यादा दुखद बनाने वाली बात यह थी कि उस वक्त जब घटना हुई, उस वक्त चीन भारत को लद्दाख में बड़े क्षेत्र में प्रभावित कर रहा था और वहाँ पर दखल दे रहा था, और सेना प्रमुखों ने इसके बारे में एक शब्द भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला। तो सवाल यह है कि धर्म, राजनीति और सेना के खतरनाक मिश्रण कॉकटेल ने कई उत्तर औपनिवेशिक देशों में कहर बरपाया है, ये प्रमाण है, और भारत अब इसके मिश्रण को गटकने के लिए तैयार नजर आता है या तैयारी कर रहा है। मोदी सरकार में राजनीति के लिए अमित शाह हैं, सुरक्षा के लिए अजीत डोभाल हैं और कूटनीति के लिए एस जयशंकर हैं, और सेना की अगर बात करें, रक्षा की बात करें तो उसमें रावत थे। उनके बाद रक्षा प्रमुख के रूप में उनका उत्तराधिकारी जनरल अनिल चौहान है, जिन्होंने 2019 में नागरिकता विरोध प्रदर्शन के दौरान पक्षपातपूर्ण बयान दिया था। सेना की पूर्वी कमान के जो प्रमुख हैं, उनके रूप में काम करते हुए उन्होंने सैनिकों का उपयोग असम और त्रिपुरा में विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए किया जा रहा था उस वक्त, और उन्होंने कोलकाता में एक सार्वजनिक मंच पर, ये सार्वजनिक रैली थी, वहां पर कहा था कि वर्तमान सरकार लंबे समय से लंबित कठोर फैसले लेने की इच्छुक है। नागरिकता संशोधन विधेयक कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों के विरोध के बावजूद पारित किया गया था। यह अनुमान लगाना कठिन नहीं होगा कि इसके बाद वामपंथी उग्रवाद पर कुछ कठोर निर्णय लिए जा सकते हैं। एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसकी बताने की जरूरत भी है, कि दिल्ली में पश्चिम नौसेना कमांड की मेस में मुगल सम्राट अकबर के नाम पर स्थित एक स्वीट का नाम भी बदला गया इसी दौरान। जैसा कि लैंसडाउन छावनी बोर्ड ने हाल ही में उत्तराखंड के हिल स्टेशन का नाम बदल दिया और नाम बदलकर जसवंतगढ़ करने का फैसला किया है। ये सब कुछ संभवतः सेना ने जो शुरू किया है वो उपनिवेशवाद मुक्ति परियोजना का हिस्सा है, जो कि बीजेपी सरकारों द्वारा शुरू किए गए नाम बदलने के क्रम में ही एक कड़ी लगता है। लेकिन उपनिवेशीकरण की परिभाषा ही बड़ी समस्या वाली है। यहाँ सवाल यह भी है कि क्या सैन्य नेता अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं या फिर स्पष्ट राजनीतिक निर्देशों के तहत काम कर रहे हैं। यह विवादास्पद लगता है क्योंकि दोनों ही संभावनाएं विनाशकारी हैं। क्या सेना के राजनीतिकरण की बू आ रही है इस वक्त? ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह 2014 से कनिष्ठ मंत्री हैं। वो गर्व से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वर्दी में दिखाई देते हैं, या योगी आदित्यनाथ के भारतीय सेना का वर्णन मोदी जी की सेना के रूप में किए जाने पर उनकी आलोचना से पीछे हट जाते हैं। ये बदलाव इस वक्त आया है। ऐसा बदलाव आया है कि सेना प्रमुख के रूप में रावत के उत्तराधिकारी
MM नरवणे जो पिछले साल सेवानिवृत्त हुए, रिटायर हुए, मई में RSS की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अतिथि के तौर पर शामिल होते हैं। नरवणे ने दावा किया कि ABVP युवाओं में राष्ट्रवाद जगाने में बड़ा योगदान दे रही है और उन्होंने यह भी कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान तैयार की गई विवादास्पद अग्निपथ योजना युवाओं को अनुशासित और कुशल बनाने के लिए उसमें राष्ट्रवाद लाने का एक महत्वपूर्ण कदम था। भारतीय सेना का राष्ट्रवाद से काफी रिश्ता जटिल रहा है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी हो या फिर कुछ लैटिन अमेरिकी देशों की सेनाएं हों, इसके विपरीत ये क्रांति की सेना नहीं है। ये ब्रिटिश औपनिवेशिक आकाओं के पक्ष में वफादारी से खड़ी थी और जलियांवाला बाग में निर्दोष भारतीयों पर गोलीबारी कर रही थी, जिस दुखद घटना ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नया जीवन दिया था। इसमें जापानियों के 5वें स्तंभ के रूप में सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना का विरोध किया गया था और सिंगापुर को वापस लेने के बाद भावी गवर्नर जनरल लुइस माउंटबेटन, जो उस वक्त दक्षिण पूर्व एशिया में मित्र देशों की सेना की कमान संभाल रहे थे, उन्होंने आदेश दिया कि INA के शहीद सैनिकों के स्मारक को उड़ा दिया जाए। भारतीय सेना ने INA सैनिकों को सेवा में वापस लेने से इनकार कर दिया था। ये वही सेना है। ये रुख आज़ादी के बाद भी कई सालों तक कायम रहा और जब विभाजन को आखिरी रूप दिया जा रहा था उस वक्त भी कायम रहा। तब भावी फील्ड मार्शल थे KM करियप्पा। उन्होंने भारतीय सेना को एकजुट रखने के लिए ब्रिटिश सरकार से पैरवी की थी। सेना ने 2014 के बाद कुछ दूरी इसके बाद तय की है, लेकिन 2019 के बाद ये यात्रा और तेज हो गई। ये अब एक राष्ट्रवादी सेना है। बाद में सिर्फ इतनी बात है कि राष्ट्रवाद का विचार भारतीय संविधान में निहित मूल्यों की तुलना में हिंदुत्व ताकतों के साथ ज़्यादा मेल खाता हुआ दिखाई देता है। ये मणिपुर और कश्मीर दोनों में साफ दिखाई देता है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि मौजूदा सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं सेना के साथ। इसका असर मणिपुर में भी दिखता है, कश्मीर में भी दिखता है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।